वे मंच पर आए, उनका भी सम्मान करेंगे। डॉक्टर स्मिथ श्रीवास्तव हार्ट के स्पेशलिस्ट हैं, बहुत साथ देते हैं, वो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, बहुत अच्छे। उन्होंने भी हमारा बहुत साथ दिया कोरोना के समय में। डॉक्टर ओम प्रकाश मंजरानी का सम्मान हो रहा है, कृपया तालियां एक बार जोरदार तालियां। डॉक्टर संदीप दवे, डॉक्टर स्मिथ श्रीवास्तव, कई डॉक्टरों का हमने ये सम्मान किया। हम सब धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। मैं एक सम्मान की श्रेणी में मैं गुरुचरण सिंह मोहरा जी को आमंत्रित करूंगा। आप ग्रांड न्यूज चैनल के डायरेक्टर हैं, प्रदेश का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला न्यूज चैनल है। गुरुचरण है। अभी जिम का जो उद्घाटन हुआ 10 लाख की लागत से, वो भी भाई दामू अम्बेडकर ने तैयार किया ताकि हम कोरोना से लड़ सकें, पत्रकार साथी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तो इसलिए इन सारी उपलब्धियों के साथ मैं दामू अम्बेडकर जी को आमंत्रित करता हूँ। प्रेस क्लब परिसर में आए सभी साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। 9 वर्ष की बेला में आप सभी यहाँ हर साल की तरह हर साल हम यहाँ मौजूद होते हैं और हमारे छत्तीसगढ़ में जो हमारे पत्रकार साथी जो दिवंगत हुए हैं, हमारे डॉक्टर जो लोगों ने जो इतनी मेहनत की है, आज उनके सम्मान के लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित किया था। मैंने साधुवाद और मैं बधाई देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी और उनके साथी मंत्री रायपुर प्रेस क्लब परिवार के कार्यक्रम में हमेशा शामिल होते हैं। उनकी आत्मीयता रायपुर प्रेस क्लब को सदा मिलती रहती है और पूरे विश्वास की हमारे लोग संवेदनशील मुख्यमंत्री और उनकी सरकार का स्नेह प्रेस क्लब परिवार को ऐसे ही मिलता रहेगा। प्रेस क्लब परिवार की ओर से मैंने पत्रकार हित में जब भी जो भी निवेदन किया उसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने सादगी के साथ पूरा किया। मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कर्मचारी परिवार के लिए छोटे छोटे आवास उपलब्ध कराने में तत्परता दिखाई है। हमें विश्वास है कि कमल विहार में पत्रकारों के लिए रियायती दर पर आवास दिलाने की घोषणा आज अभी हम सब के बीच अवश्य करेंगे। मैं रायपुर प्रेस क्लब की ओर से मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के प्रति विनम्र आभार व्यक्त करते हुए उल्लेख कर रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी ने हमारे आग्रह पर पत्रकार पेंशन पात्रता की आयु 62 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष करने के साथ ही सम्मान निधि बढ़ाकर 10,000 रुपये की है। कोरोना काल में कर्तव्य निभाते पत्रकार साथियों की मृत्यु पर उनके परिवार को 5 लाख की सहायता प्रदान करने निवेदन को मुख्यमंत्री जी ने तत्काल स्वीकार किया। हमारा आग्रह है कि कोरोना से जंग जीतने के लिए इलाज में सब कुछ गंवा चुके हमारे साथियों को उपचार की संपूर्ण वे राशि दिलाने की निर्देश मुख्यमंत्री जी ने इसी मंच से देने की कृपा की थी। मैं उन्हें साधुवाद और बधाई देता हूं। हमारे मंच में
माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी, जुनेजा जी, महापौर हमारे जांच ढेबर जी और ग्रैंड न्यूज़ के गुरुचरण होरा जी और शैलेश नितिन त्रिवेदी जी और हमारे वरिष्ठ पत्रकार रमेश नैयर जी और मेरे तमाम साथी प्रेस क्लब परिवार की ओर से मैं उन्हें हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा मैं कि आज हम जिस आस में आपसे बैठे हैं, बहुत सारी हमारी आशाएं आपने पूर्ण की है। बस मेरा उनसे हर बार मेरा एक ही निवेदन होता है, जब भी उनके मैं दरवाजे पे जाता हूं तो मेरा वही उनसे एक विनती रहती है कि आप हमें एक छत दे दें। हाँ, चेयरमैन बैठे। मैं माननीय मुख्यमंत्री से मैं जब भी मैं बोलता हूँ तो जुनेजा जी के ऊपर में डालते हैं, ऐसी क्या लाल बत्ती भाई समझ में नहीं आता भाई। जुनेजा जी कभी उधर बोल देते हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं यही आशा करता हूँ कि कमल विहार में जो हमारे जो 10.5 लाख का जो मकान है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमको 15% जो छूट दे रखी है, हम भी चाहते हैं कि राज्य सरकार उस पर 15% छूट दे, जिससे हम पत्रकार साथी उनका लाभ उठा सके। मैं इस मंच से मैं कहना चाहता हूं कि हमारे पत्रकार साथियों के साथ आप अरे बघा इथं लाल बत्ती दबल्याने गलत कनेक्शन था उधर ठीक है। जो देने वाले ऊपर बिठा दे, देने वाले ऊपर बिठा दे। देने वाले तो आप ही दाता है ना। अरे कुछ तुरंत बोलो। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे पत्रकारों के अच्छे स्वास्थ्य को लेकर, स्वास्थ्य की परंपरा को लेकर उन्होंने 10 लाख की जिम का उन्होंने उद्घाटन किया है। और मैं चाहूँगा कि उन्होंने हमारे प्रेस कर्मियों को उन्होंने 650 मकान आवंटन किए हैं। मैं ये भी चाहता हूँ कि उनका भी वो उद्घाटन करें जिम के साथ साथ में। मैं चाहता हूँ कि उनका भी यहीं से बटन दबाकर उद्घाटन कर दें तो बहुत ही अच्छा होगा। आवासीय परिसर का सोन नगरी में जो 650 प्रेस कर्मियों का जो मकान आवंटन हुआ है, तो उनके लिए भी आप थोड़ा कह देंगे। आपसे मेरा निवेदन है, आप लोग यहाँ पर आए। मैं समस्त मेरे जनसंपर्क विभाग के समस्त अधिकारीगण और समस्त पदाधिकारीगण और समस्त आगंतुकगण मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मैं अनिल द्विवेदी जी को मैं मंच देता हूँ। धन्यवाद दामू भाई। दामू भाई ने एक बड़ी मांग पत्रकार साथियों की तरफ से रखी है। हमारे आरडीए के उपाध्यक्ष शिव सिंह ठाकुर जी भी हैं, कुलदीप जुनेजा जी हाउसिंग बोर्ड के हैं, और फिर उनके ऊपर जो बिल्कुल है वो हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं। उम्मीद करेंगे कि हमारी ये चिर परिचित प्रतीक्षित जो मांग है वो जल्द ही पूरी होगी। और अब मैं यहाँ पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हिमांशु द्विवेदी जी के सामने कहा है कि हम 15। अरे उनको बोलने दो ना, आप थोड़ी बोलोगे। भैया बुला लो सीधे। बुला दो किसका? नैयर जी। अब हमारे बीच हरिभूमि के प्रधान संपादक INH के प्रख्यात एंकर डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी उपस्थित हैं। जी बुलाता हूँ सर, मैं बस थोड़ा सा सर हिमांशु जी। डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी के बारे में मैं यहाँ से एक ही बात कहना चाहूँगा कि इंडिया टुडे ने देश के जिन 10 बड़े संपादकों में शामिल किया था, उनमें एक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी भी थे। प्रख्यात एंकर
बहुत अच्छे वक्ता, बहुत अच्छे लेखक और मैनेजमेंट गुरु आदरणीय डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी सादर आमंत्रित हैं। प्रेस क्लब रायपुर के इस आयोजन में बतौर पारिवारिक सदस्य शामिल हुए हमारे प्रदेश के कर्मशील मुख्यमंत्री सम्माननीय भूपेश बघेल जी, हम सभी पत्रकारों के प्रेरणा स्रोत, इस प्रदेश के गौरव सम्माननीय रमेश नैयर जी, मंच पर मौजूद वो तमाम शख्सियतें जिन्हें छत्तीसगढ़ बहुत नज़दीकी से जानता बूझता है, पर उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि ये प्रेस क्लब उन्हें हमेशा अपने सदस्य के तौर पर मौजूद पाता है, ऐसे तमाम महानुभाव और जिनको बधाई देने के लिए, नववर्ष की खुशियों को साझा करने के लिए मुख्यमंत्री जी यहाँ मौजूद हुए, ऐसे आप सभी मेरे पत्रकार साथीगण। ये बड़ा सुखद सहयोग है कि नए साल की शुरुआत मुख्यमंत्री जी ने चावड़ी में मजदूरों के साथ की और मजदूरों से मुलाकात के सिलसिले का समापन भी मजदूरों के साथ, मतलब हम पत्रकारों के साथ मिलकर कर रहे हैं। दाऊ अंबाड़े जी ने यहाँ पर अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। वो भावनाएं उनकी नहीं थी, हम सबकी थी, हम सभी साथियों की थी। एक फायदा जो भूपेश बघेल जी को होने से है कि फैसले के संदर्भ में तारीख नहीं मिलती है, फैसला ऑन द स्पॉट है। तो उम्मीद है मंजूर होनी है या नामंजूर होनी है वो यहीं पे तय हो जाएगा। तो दामू जी से मुझे उम्मीद है कि उन्होंने अपनी बातें जो रखी हैं उसका जो भी फैसला है वो इस सदन से होकर जाएगा। ऐसा नहीं है कि आगे विचार करेंगे, अधिकारियों की जानकारी मिलाएंगे, ऐसा कोई शब्दावली हमें नहीं मिलेगी। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्णय की प्रतीक्षा में हूँ, इसलिए ज़्यादा समय जाया नहीं करने देता अपना यहाँ बोल के, क्योंकि जब महत्वपूर्ण फैसले होने हो तो उसमें विचार के लिए ज़्यादा समय नहीं दिया जाना चाहिए, पता नहीं कब मन बदल जाए। तो मैं तहे दिल से आप सभी साथियों को नववर्ष की बधाई देता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ, ये सद्कामना करता हूँ कि नया साल हर साल आता है, हर साल में 1 जनवरी आती है। 1 जनवरी 2022 को वो बतौर मुख्यमंत्री हमारे बीच में आए हैं, इस कामना के साथ कि 1 जनवरी 2023 को भी मुख्यमंत्री के रूप में हमारे बीच में आए। इसी के साथ आप सभी को एक बार पुनः बधाई, हृदय से आभार, धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी। रमेश नैयर जी के लिए मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा, जितना हमने उनको पढ़ा है, हमारे गुरुवर रहे, हमारे पूर्व संपादक रहे, कि वे पत्रकारिता में हमारे पत्रकारिता के राजदूत हैं। राजदूत शब्द क्यों कह रहा हूँ? विदेशी पत्रकारिता में जितनी समझ रमेश नैयर जी को है, पूरे देश में मैंने किसी को नहीं देखी, इसलिए हमारे पत्रकारिता के राजदूत हैं वो देश में। आदरणीय रमेश नैयर जी सादर आमंत्रित है आशीर्वचन के लिए। सम्माननीय मुख्यमंत्री जी, हिमांशु द्विवेदी जी, प्रेस क्लब के अध्यक्ष, सबका नाम नहीं लेता, और सभी मित्रों, मैं केवल 2 पंक्तियों में अपनी भावनाओं व्यक्त करने के लिए उर्दू का एक शेर पढ़ देता हूँ, क्योंकि हम मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए आए हैं, यहाँ बोलने के लिए नहीं हैं। तो ये जिन उजालों में हम बैठे हुए हैं उन पर एक शेर है। इन उजालों को आँखों में महफूज रखना, बड़ी देर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद नैयर जी। और अब जिसका इंतज़ार था, अब हम उन्हें सुनेंगे, लेकिन उसके पहले मैं कुछ लाइनें मुख्यमंत्री जी के सम्मान में कहूँ। वे हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, देश के नंबर 1 मुख्यमंत्री। आज भी वे अपना फ़ोन खुद उठाते हैं, एडवेंचरिस्ट हैं। भूपेश बघेल जी को हम इसी तरह पाते हैं। देश के नंबर 1 मुख्यमंत्री रहे, ब्रांड छत्तीसगढ़िया रहे, एक एडवेंचरिस्ट और विजनरी सीएम। हमारे चिन्हारी और चिंगारी, जिनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राज्य देश भर में ब्रांड बन गया, उसने 1 दर्जन से अधिक राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल किए। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए, लेकिन मैं उनके लिए एक शेर यहाँ से अर्ज कर रहा हूँ सर, आप सुनेंगे मुख्यमंत्री जी, और सभी साथियों से वो भी सुनेंगे। चल रहा है कौन उजाला लेकर,
चल रहा है कौन उजाला लेकर, देह में दीप की माला लेकर। चल रहा है कौन उजाला लेकर, देह में दीप की माला लेकर, जिसमें सूरज हो चांद से रोशन, जिसमें सूरज हो चांद से रोशन, रोशन आसमां ऐसा निराला लेकर। आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। नववर्ष की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। प्रेस क्लब में उपस्थित आदरणीय नैयर साहब, आदरणीय हिमांशु दीदी जी, आदरणीय भाई दामू जी, आदरणीय कुलदीप जुनेजा जी, एजाज देवर जी, एक और सरदार है, एक लाल पगड़ी दूसरी नीली पगड़ी, आदरणीय भाई शैलेश जी, आदरणीय शुक्ला जी, सबुक्ता जी, शिव ठाकुर जी, और मेरे सामने बैठे सारे संपादक गण भी हैं, पत्रकार गण भी हैं और मालिक भी हैं, और हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भी बड़ी संख्या में आए हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। हमारे डीपीआर के सब अधिकारी, जनसंपर्क विभाग के अधिकारी काबरा जी और चौबे जी और सभी साथीगण उपस्थित। यहाँ तो केवल पत्रकार ही पत्रकार हैं। एक डॉक्टर है, डॉक्टर नागरकर साहब। तो नववर्ष के बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। आज बहुत दिनों बाद सुबह की सूरज देखने को मिली, क्योंकि 8 बजे कार्यक्रम था तो उठना तो 6 बजे ही था। तो पहले तो श्रमिकों के बीच में चौड़ी में, फिर सफाई कर्मियों के बीच में, और उसके बाद पुलिस कर्मियों के बीच में, उसके बाद अब मीडिया कर्मियों के बीच में। प्रेस क्लब आजकल छत्तीसगढ़ में कर्मी शब्द से थोड़ा सा परहेज करते हैं लोग। तो शिक्षक कर्मी लोग बहुत इसका विरोध किए थे, हम लोग कब तक एक कर्मी रहेंगे, तो शिक्षक बन गए। प्रेस क्लब में आज बहुत सारी घटनाएं घटी। पहली बात तो ये है कि हमारे अध्यक्ष जी हैं वो अभूतपूर्व हैं। मतलब कोरोना की कृपा भी हो सकती है, कोरोना ने सबको दुखी ही किया है, लेकिन उसकी कृपा भी हो सकती है। उसका जीता जागता उदाहरण हमारे दामू जी है। 1 साल की जगह 3 साल अध्यक्ष, और ओमिक्रॉन चल गया कुछ 14 साल। अच्छा, मैं बात कर रहा था उसकी मांग के बारे में, तो आगे घोषणा करने लगे तो हिमांशु जी रोके उसको। मेरे मन में आया, जब चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो पत्रकार क्यों मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? तो दामू इसकी प्रैक्टिस तो नहीं करने लगा, घोषणा ही कर दे। भाई पत्रकार घोषणा को छापते हैं या दिखाते हैं, लेकिन पत्रकार घोषणा करने लगे, ये तो पहली बार देखने को मिला। भाई दामू जी गजब। उसी के पद थे सर। हाँ भाई, थाम लिया उनको। वैसे भी जीवन में दुख के क्षण बहुत होते हैं, दुख के हिस्सा बहुत ज़्यादा होता है। किसी भी व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो, उसमें सुख भी है दुख भी है, लेकिन आप देखेंगे तो दुख का हिस्सा ज़्यादा होता है, सुख का हिस्सा कम होता है। लेकिन दुख बांटने से कम हो जाता है। लेकिन पत्रकार मित्रों का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि देश दुनिया के लोगों की सहनशीलता में आपने वृद्धि की है, क्योंकि दुर्घटनाओं की ज़्यादा खबरें आप दिखाते हैं तो लोगों की सहनशीलता बढ़ गई है।
क्योंकि कोई भी अखबार खोलो या टीवी ऑन करो तो दुर्घटना ही, खुशी की खबर तो कम आती है, दुख की खबर ज़्यादा। और इसलिए मैं समझता हूँ कि अब हम लोगों की जो क्षमता है उसमें वृद्धि आपने की, इसके लिए आपको आभार। हिमांशु जी नहीं जमा भाई, खबरें जैसी आती क्या करोगे भाई, जो खबरें आएगी वही दिखाएगा। तो जब हमारे जीवन में दुख ज़्यादा है तो समाज में भी ज़्यादा है, घटनाएं भी ज़्यादा है, दुर्घटनाएं भी ज़्यादा है। तो जब दुर्घटनाएं ज़्यादा होगी तो निश्चित रूप से खबरें उसी प्रकार की होगी भाई। वो भी दिखा रहे हैं। अच्छी खबरें भाई घटेगी तब ना आप दिखाओगे, लेकिन हाँ उसको थोड़ा सा बढ़ा के ना बताएं तो ज़्यादा अच्छा। तो सुख भाई दामों को बर्दाश्त नहीं हो रहा था, दुख को तो पचा लेता है, सुख कैसे पचाए। और उसके खाते में एक से एक, मतलब प्रेस क्लब के अध्यक्ष बहुत सारे हुए, बहुत लोगों की बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं। आज जो हाल बना है, जिम खुला है, और भी यहाँ पुस्तकालय खुले हैं, अनेक लोगों के बड़े उसमें योगदान है। लेकिन दामू भी अपना एक एक तमगा लगाते जा रहे हैं। तो आज वो घर के पीछे पड़े हुए हैं, जब भी मिलता हूँ वही बात करते हैं। तो मैं 15% की घोषणा कर ही देता हूँ राज्य सरकार। आज एक और तमगा, अब वो केंद्र सरकार से कितना मिला बोला मैं नहीं जानता भाई, हाँ उसकी गारंटी मैं नहीं ले रहा हूँ, लेकिन राज्य सरकार की ओर से शिव सिंह ठाकुर गवाही है, उसको पीछे कुर्सी बिठाया हुआ 15% की घोषणा। अब वो हमारे जनसंपर्क विभाग के अधिकारी भी बैठे हैं, एक नोट शीट चल जाए और जो रायपुर विकास प्राधिकरण के जो कॉलोनी है उसमें उनको 15% की छूट मिलेगी। पत्रकार साथियों को करीब 800 ऐसा बता रहे हैं संख्या, तो नाम सूची सहित दे दें तो उनको लाभ मिल जाए। निश्चित रूप से हमारे जो मीडिया के साथी हैं दिन रात मेहनत करते हैं, और एक छत उनको मिल जाए रायपुर में, इससे बड़ी बात क्या होगी। और उसमें यदि राज्य शासन की ओर से सहयोग हो जाए तो मैं समझता हूँ नया साल की तोहफा इससे बढ़िया और नहीं हो सकता। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि अभी भाईजान आए और वहीं गिरे जहाँ मैं खड़ा था, तो भैया अब समझ लो कहीं भी गिरना नहीं चाहिए, जहाँ थामने वाला हो, मजबूत हाथ हो, वही गिरना चाहिए। है? गिरना भी एक कला है। गिरना भी एक कला है, लेकिन ये अदा कहाँ छुपा कर रखे थे भाईजान आप? ये अदा पिछले 15 सालों में इतने देखा था, हम ही आए तभी दिखा। क्या बात, देखते भी नहीं गिर जाते थे। गिरना क्यों? विश्वास होना चाहिए पहली बात। चका भी जिंदा है? ऐसा? अच्छा, दूसरा ये बात है कि जब अनिल भाई संचालन कर रहे थे, बहुत सारे पत्रकारों के, संपादकों के नाम पढ़ रहे थे। उसके बाद मैंने देखा उतना नाम तो पढ़ चुके जितना हाल में, और जो नहीं है उसका भी पढ़ रहे हैं। तो मैंने कहा भैया जो है सब आ ही जाए, बचे खुचे जो भी है भाई, जिनको स्वागत करना वो आ गए हैं। अब जिसको स्वागत नहीं करना था वो नहीं आया। मोहन तिवारी बाद में आया, गुलदस्ता देना पड़ता, उसमें विलम्ब से आए, है ना। अब वो स्वागत करना ही नहीं चाहते, अब नाम जबरदस्ती अनिल भाई पढ़ रहे हैं। मैं जानता तो वो आएंगे जरूर, लेकिन स्वागत ना करना पड़े।
यार एक चीज बताओ, शादीशुदा वो बच्चे संभालेंगे, तुम क्या संभालते हो? अरे भाई वो शैलेश नितिन त्रिवेदी अपनी गाड़ी पहुंच के रखा चमका के। लेकिन एक बात मैं बिना मांगे एक घोषणा करना चाह रहा हूं। जैसे अभी हिमांशु जी अपने संस्मरण बहुत सारे जो लेख हैं उनका संकलित करके उन्होंने पुस्तक का विमोचन कराया, एक बार नहीं 2 बार हो गया उनको। एक और हमारे बीच में पत्रकार हैं जो लिखते बहुत अच्छा है, सीधा चोट करते हैं, व्यंग करते हैं, लेकिन उसका संकलन नहीं हुआ, झंगलू मंगलू के गोट, है ना। अब 2 सींग है, एक ये सींग है, दूसरा वो सींग है ना। एक के भरम टूट गए, दूसरा का टूट गया, करम फूट गया, दूसरे के भरम टूट गया। ऐसे टाइप कौन लिख सकता है? तो ऐसी चीज़ों को संकलित होना चाहिए। मतलब एक बात बताऊं, मैं अपने घर में बैठा था तो मैं अपने बेटे से पूछा, तुम पेपर ऊपर नहीं पढ़ते? बोले पढ़ता हूँ। बोले क्या पढ़ते हो? तो शाम को अग्रदूत पढ़ लेता हूँ, झंगलू मंगलू गोट पढ़ लेता हूँ, तो समझ आ जाता है कि क्या क्या घटनाएं घटी हैं। तो झंगलू मंगलू गोट के संकलन और संपादन के लिए जो भी आवश्यक राशि लगे, फिर भी मैं अपने तरफ से 2 लाख रुपए घोषणा कर देता हूँ। कम पड़े और भी राशि दी जा सकती है, उसमें कोई कमी नहीं। बहुत बढ़िया, क्योंकि ये चीज़ें दूसरी जगह दिखाई नहीं पड़ती जो छत्तीसगढ़ में है। तो भाई विजय मिश्र जी बहुत लंबे समय से लगे हुए हैं और हम लोगों को बहुत प्रिय हैं और लिखते भी अच्छे हैं। व्यंग लिखना हर किसी के बस की बात नहीं है। लेखन के बहुत सारी विधाएं हैं, लेकिन व्यंग की विधा अलग है और उसमें सीधा चोट करे, सीधा असर करे और व्यंग समझ आ जाए, तो ऐसे सरल शब्दों में और खासकर छत्तीसगढ़ी में वो लिखते हैं। इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ और राज्य शासन की ओर से 2 लाख रुपये देने की घोषणा करता हूँ। नागरकर जी की निश्चित रूप से हम सब ने सेवाएं ली और बहुत अच्छे से एम्स का नाम भी रोशन किया और छत्तीसगढ़ का भी नाम रोशन किया और लगातार बैठकों में हमारे संपर्क में रहे। पहली बैठक में जब ये कोरोना आया उसी समय बैठक आयोजित हुई, उसी में पहली मुलाकात हमारी थी, सीएम हाउस में ही मीटिंग थी और उसमें मुलाकात हुई और उसी समय उन्होंने कुछ अपने तरफ से सहयोग का प्रस्ताव रखा था। मैंने कहा था इसमें कोई कमी नहीं आएगी, आप जो सहयोग मांगेंगे राज्य सरकार की ओर से पूरा मिलेगा। और तब से वो संबंध बना रहा और कोरोना के प्रथम लहर में, दूसरे लहर में भी हम लोग लगातार संपर्क में रहे और सबसे ज़्यादा अप्रोच वहीं का आता था कि भैया एम्स में फ़ोन कर दो, वहीं एडमिट होना चाहते हैं। तो एम्स में कभी मना नहीं हुई और सब लोग वहाँ गए, इलाज भी कराए। बहुत से खट्टे मीठे यादें उनकी होगी, कभी बैठ के उनको सुनेंगे। लेकिन एक बात मैं सुना देता हूँ जो उनके और मेरे बीच में जो खास हुई थी। पिताजी को हो गया था कोरोना, मैं दिल्ली गया हुआ था, दिल्ली जा ही रहा था कि पता चला पिताजी को की तबीयत ठीक नहीं है। मीरा बघेल जी गए और जांच किए तो उन्होंने पाया कि इसको लक्षण तो दिखाई दे रहे हैं, उसको एम्स में भर्ती करा दिएगा। मैं दिल्ली चला गया, वो हड़ताल में बैठ गया आदतन। डॉक्टर न दवाई खाने के तैयार, न ड्रिप लेने के तैयार। अब बोले कि आप मुझे छोड़ो, डॉक्टर साहब छोड़ने के तैयार नहीं। वो बोले नहीं छोड़ोगे तो मैं यही अनशन में बैठ जाऊंगा। डॉक्टर साहब दुविधा में थे, उन्होंने मुझे फ़ोन मिलाया, बोले सर स्थिति ये है कि हम इसको छोड़ नहीं सकते और इसको रख भी नहीं सकते, अब आप ही मार्गदर्शन करें। तो लेकिन यदि आप डिस्चार्ज किए तो उसके बाद दोबारा इसको हम एडमिट नहीं कर सकते। मैंने कहा कि उसको आप जानते नहीं हैं,
कोरोना इनको नहीं पकड़ा है, वो कोरोना पकड़ लेंगे। उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना है कि कोरोना उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और उसको डिस्चार्ज हुए, घर में इलाज हुए, थोड़ा तबीयत बिगड़ी तो फिर बालाजी ने एडमिट कराया। वहाँ के डॉक्टरों ने धमकाया मुझे छोड़ो नहीं तो मैं कूद दूंगा। डॉक्टर वहाँ भी छोड़े, लेकिन अद्भुत हैं वो, 86 साल की उम्र। और उसके बाद जैसे ठीक हुए, यहाँ से बाई रोड हिमाचल प्रदेश के दौरे में निकल गए। हिमाचल गए और हिमाचल से आए बाई रोड, और एक बार नहीं कई बार हो गया। दिल्ली आना जाना उनका तो लगा ही रहता है, यूपी जाना है तो बाई रोड। नहीं तो पोस्ट कोविड जो प्रॉब्लम है, बहुत लोगों को हमने खोया है। तो लेकिन उसके हौसला ही है कि इस उम्र में वो इतना दौरा भी कर लेते हैं। खैर अन्य मामलों में मेरे उसके जमते उमते नहीं, लेकिन इस मामले में तारीफ ही करूँगा, इस उम्र में भी वो बाई रोड दौरा कर लेते हैं। कोरोना की बात चली तो निश्चित रूप से हमने अपनों को बहुत खोया है। बहुत लोग इससे प्रभावित हुए। ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसके परिचित कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जिसके परिचय के कोई व्यक्ति बीमार ना पड़ा हो, प्रभावित ना हो। ऐसे कोई परिवार नहीं है जिसके परिवार में कोई गमी ना हुए हो। बहुत तकलीफ के दौर से हम सब गुजरे हैं। और ऐसे समय में पत्रकारिता करना कितना कठिन काम। उस समय भी कोरोना में फिजिकल डिस्टेंस करने के लिए रोज़ ऐड आते थे, रोज़ आप टेलीविज़न में, प्रिंट मीडिया में रोज़ बड़े बड़े विज्ञापन छापते थे, लेकिन फिजिकल डिस्टेंस का पालन पत्रकार वार्ता में नहीं होता था। जब हम लोग खड़े होते थे तो झुंड में खड़ा होना का पड़ेगा, भाई दूर दूर खड़ा होंगे बाइट कैसे लेंगे। उस संकट को जानते हुए भी, उस परेशानी को जानते हुए भी कि हम कोरोना हो सकता है, उसके बावजूद भी पत्रकारों ने अपने दायित्वों का निर्वहन किया। और निर्वहन करते करते 1 दर्जन से अधिक लोग, है ना, 1 दर्जन, 29 लोग हमसे बिछड़ गए। इसका दुख है। और निश्चित रूप से कठिन काम, पत्रकारिता कोई सरल काम नहीं है, आसान काम नहीं है। लोग भले कितना आलोचना करें, आलोचना करने वालों की बात सुननी और सहनी पड़ती है, लेकिन प्रशंसा के 2 बोल पत्रकारों को नहीं मिलते। जिसके पक्ष में खबरें छपी तो आपको पलट के आपको धन्यवाद नहीं देता, लेकिन जिसके खिलाफ चल गया तो फिर आपके 7 पुस्तकों को गाली देने भी पीछे नहीं हटता। ऐसे परिस्थिति में अपने दायित्व का निर्वहन करना बड़ा कठिन काम है और कठिन चुनौती तो आप सब ने अपने जीवन में अंगीकार किया है और लगातार उस काम में जुटे हुए हैं। बड़ी तकलीफ़ें होती है पत्रकारिता करना। जब आप कोई स्टोरी करके लाएं, मेहनत करके लाएं, सड़क में दौड़ते हुए इंटरव्यू लें और गिर जाएं, उसके बाद भी उठ के आप इंटरव्यू लें और कहीं वो मीडिया में ना दिखाए तो कितनी तकलीफ़ हो सकती है। उस पीड़ा को भी आप झेलते हैं। कभी संपादक का मन नहीं आया, कभी मालिक का मन नहीं आया। आजकल तो संपादक मदद नहीं चलता उतना जितना मालिक का चलता। मालिक जैसा चाहे वैसा मीडिया चलाते हैं। संपादक तो वो पावर तो रहता है, लेकिन वो पावर नहीं जो पहले पुराने जो नैयर साहब के ज़माने में जो संपादकों की जो ताकत है, तो वो दौर और था, ये दौर और है। उस बीच में पत्रकारिता करना कठिन काम है। फिर भी हमारे मीडिया के साथी इसमें दिन रात जुटे हुए हैं और विपरीत परिस्थिति में काम किए। कोरोना में बहुत लोग पीड़ित भी हुए, प्रभावित हुए, अपने से बिछड़े। मैं उनके प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, साथ ही उनके परिवार के प्रति संवेदना भी व्यक्त करता हूँ। लेकिन फिर भी क्योंकि ये ज़िंदगी है, जीना ही है, कठिनाई बहुत भी है, कितना भी आए, दुख कितना भी हो, लेकिन फिर भी हम सबको मुस्कुराना है और आगे बढ़ना है। नए वर्ष के आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी। दुर्लभ का धर्म ही होता है सुलभ होना। और बस थोड़ा सा समय और है, 10 मिनट का कार्यक्रम और बचा है। मैं सभी से आग्रह करूँगा मुख्यमंत्री